तीसरे चरण के मतदान लगातार जारी हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और IBC 24 सुबह 7 बजे से पहले ही आपको तस्वीर महा कवरेज सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि अब लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और तीसरे चरण की वोटिंग के 4 घंटे पूरे होने के बाद क्या परसेंटेज है ये भी अब आपको बताते हैं। मतदाताओं में भारी उत्साह, पोलिंग बूथ पर जिस तरह से भीड़ नजर आई है राहुल आज, ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि जनता अब कितनी जागरूक हो गई है और तीसरे चरण के चुनाव के निश्चित तौर पर पहले और दूसरे चरण से मुझे तो लगता है कि जो परसेंटेज है, जो वोटिंग परसेंट है, वो काफी ज्यादा निकल कर आई है। और अभी तक के जो मतदाताओं में जो उत्साह देखने को मिला, लगता है कि इस बार परसेंटेज काफी हाई जाएगा, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत कम रहा है। अब प्रतिशत कितना रहा है अब तक का, ये भी हम अपने दर्शकों को बताते चले। मध्य प्रदेश में अब तक 14.43% वोटिंग हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में 13.24% मतदान हुआ है। सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज हम दिखा रहे, तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं आप तक। मध्य प्रदेश में अब तक 14.43% वोटिंग हो, यही इसी की बात कर रहे हैं रचना, क्योंकि लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। बिल्कुल 13% जो मतदान हम पूरे राज्य की बता रहे हैं राहुल। अब अगर देखें तो पहले 2 घंटे की अगर हम बात करें तो अभी तो फिलहाल 4 घंटे हो गए, लेकिन रायगढ़ में सबसे ज्यादा पहले 2 घंटे में रायगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 18.05% वोटिंग यहां पर दर्ज की गई। वहीं राजधानी रायपुर में सबसे कम 9.71%। अगर आपको पिछली बार का भी चुनाव याद रहा होगा तो उसमें भी वोटिंग परसेंट रायपुर क्षेत्र से काफी कम नजर आया था, जबकि राजधानी है, लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद काफी कम प्रतिशत यहां पर नजर आता है। बिल्कुल, और एक चिंता का विषय है क्योंकि बार बार अपील कर रहे हैं सभी, क्योंकि सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वोटिंग की, अमित शाह ने वोटिंग की, लोगों से अपील की और हर कोई दिग्गज जो सुबह से ही पहुंचकर मतदान करने के बाद लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। और IBC 24 भी लगातार अपील कर रहा है अपने दर्शकों से, मतदाताओं से, कि वो जल्द से जल्द मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वोटिंग परसेंटेज हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए, और इस वक्त सीधे बिलासपुर का हम रुख कर रहे हैं। लोरमी क्षेत्र से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सौरभ परिहार जुड़े हुए हैं। जी सौरभ, ओवर टू यू। देखिए, लोरमी इलाके में भी मतदान को लेकर भारी उत्साह का माहौल है। हालांकि सुबह की पाली में थोड़ा मौसम ने करवट लिया था, बादल छाए हुए थे, उसके बाद अब फिर एक बार तेज धूप निकल गई है। लिहाजा मतदान करने जो लोग मतदाता निकल रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है, थोड़ी धीमी हुई है। इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू मौजूद है। तोखन जी, किस तरह का रुझान आ रहा है? आप जगह जगह जा रहे हैं, हर केंद्र में घूम रहे हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप मतदाताओं? बेहद उत्सव का वातावरण है। आम मतदाता सुबह से लाइन लगाए हुए, हमारी माताएं बहनी बड़ी संख्या में माननीय कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बनाने के पहले दिन से, जिस दिन से मुझे प्रत्याशी बनाया गया उसी दिन से मैं लोगों के जा रहा हूँ। मन में बनते हैं, हर मतदाता के बनते हैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के कितने विश्वास बने, इस देश का गौरव, देश का सम्मान इसमें स्थापित हो, इसलिए लोग सुबह से लाइन लगा करते हैं। सुबह के वक्त एक खूबसूरत तस्वीर आपके घर से आई, तपस्विक आप जो है गौवंश की पूजा करते हुए नजर आया। क्या वाकया क्या था, ये क्या नजारा? तो हमारी माता है, जन्म का नाता है, गौ माता से आशीर्वाद करके, भोलेनाथ के आशीर्वाद करके, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेकर के हमने प्रकार से मतदान किया। हमारे आस्था और हमारे श्रद्धा के पूजा करके मतदान करते हैं। बिलासपुर लोकसभा परंपरागत है बीजेपी, इस बार क्या देखते हैं? बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता, हमारी माताएं बहनें, हमारी आम जनता, भारतीय जनता पार्टी लोगों पहले तो राहुल बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं तोखन साहू। अब तो प्रचार खत्म हो चुका है, मतदान की शुरुआत हो चुकी है और अब तो जनता आदेश दे रही है, जनादेश दे रही है, मतदान करने के लिए पहुंच रही है। और इस वक्त हमारे साथ 3 गेस्ट हमारे पैनल में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। इसके साथ ही हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी के यशपाल सिंह सिसोदिया जी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी। और प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए अभय नारायण राय जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, पहले मैं सबसे पहला सवाल आप ही से करूंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि वोटिंग परसेंटेज ऐसे क्षेत्रों में काफी कम नजर आया था जहां पर जैसे राजधानी रायपुर है, सबसे कम वोटिंग परसेंट अगर पहले 4 घंटे में यहां से निकलकर सामने आ रहा है तो कितनी बड़ी चिंता आप इसको मानते हैं? देखिए, जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग
प्रचार कर रहा है और विभिन्न माध्यम के माध्यम से वो कर रहे हैं प्रचार, तो निश्चित तौर से चिंता की बात है। लोग जागरूक होना चाहिए और कम से कम शहरी इलाकों में और राजधानी में तो अधिक से अधिक लोगों को वोट डालने के लिए निकलना चाहिए। निश्चित तौर से जब तक वोट प्रतिशत नहीं बढ़ेगा और वोट लोगों को अपने मताधिकार का ज्ञान नहीं होगा, तब तक अच्छे प्रजातंत्र के अच्छे लोग चुन के आएंगे, इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। लोगों को घर से निकलना चाहिए। इस बार थोड़ा सा सुबह आज मौसम अच्छा था, बादल छाए थे, तो इस कारण से सुबह अभी तो निकलेंगे लोग। दूसरा, शहरी इलाकों में सबसे समस्या ही होती है, सुबह वोटिंग परसेंट इसलिए भी कम होता है कि लोग घरों से कम निकलते हैं, सुबह लेट राइजिंग होता है इसलिए निकलते हैं। लेकिन उम्मीद की जाती है कि 12 बजे के बाद फिर मतदान का प्रतिशत यहाँ बढ़ेगा। बिल्कुल अभय नारायण जी, जिस तरीके से मतदान के प्रतिशत को लेकर ये बातें सामने आई है, अलग अलग दावे रहे सभी दलों के, आपका क्या कहना अब तक के मतदान प्रतिशत को देखकर? हालांकि हम रायपुर के मतदान प्रतिशत की बात कर रहे हैं, चिंता का विषय। गांव के लोग चाहते हैं कि सुबह वोट डाल लें और फिर अपने काम में चले जाएं। शहर के लोग का रहता है कि पहले काम कर लें फिर वोट डालने जाएं। तो गांव में, जहां मैं खुद गांव में हूं, अपने मतदान केंद्र में गया था, 7 बजे मतदान शुरू होने के पहले 800 मतदाताओं में से 150 की लाइन लग चुकी थी। तो रुझान तो है, प्रतिशत बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जो मतदाता या जो छत्तीसगढ़ के लोग इसको देख रहे हैं आईबीसी को, उसके आईबीसी के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि मतदान करने अवश्य जाएं। 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। तो मतदान करने जाएं और जब मतदान करने जाएं तो विचार करें कि 10 साल में क्या हुआ और अगले 5 साल में क्या होना चाहिए, इस पर बात करें और मतदान अवश्य करें। मतदान का प्रतिशत जितना बढ़ेगा उतना स्वस्थ लोकतंत्र होगा और बहुमत की सरकार बनती है। तो बहुमत तो यहाँ भी मतदाताओं में भी आना चाहिए। 80% 85% की पोलिंग होती है तो समझ में आती है कि लोगों ने समझ बूझ कर एक सरकार बनाई है और 50-60% तक पोलिंग रहती है तो जो राजनीतिक दल मतदाताओं को मतदान स्थल तक ले आते हैं, ये माना जाता है कि वो मतदान राजनीतिक पार्टियों द्वारा कराया गया मतदान है। और 80% के ऊपर जाता है तो लगता है कि जनता ने उत्साह से मतदान किया। और एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको प्रशासन ने जिस तरह से फोन किया, जिस तरह से व्हाट्सएप गए, जिस तरह से उनको आभास कराया गया कि पहली बार आप वोट डाल रहे हैं, वो बड़ी संख्या में जा रहे हैं और वो सबूत भी रखना चाहते हैं कि मैंने वोट किया। जो पर्ची उनको दी गई है वो पर्ची वापस मांगते हैं कि हमको पर्ची दीजिए, हम सबूत रखना चाहते हैं अपने कॉलेज में, स्कूल में। 10 साल का हवाला दे रहे हैं, 10 साल में जो कामकाज हुए, अभय जी कह रहे हैं कि 10 साल के कामकाज के आधार पर ही वोटिंग होगी। क्या लगता है आपको ये 10 सालों के? आप बने रहिए, इस वक्त लगातार अपडेट्स और रिएक्शंस भी हमारे बीच आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर वोट देने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मतदान करने के लिए दिग्गज भी अब अपने अपने मतदान क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की ये तस्वीर है और मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर भी इस वक्त मतदान करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे। और ये तस्वीरें तमाम जब हम दिखा रहे हैं राहुल, तो इसके साथ ही अपील भी IBC 24 के करोड़ों दर्शकों से हम करते हैं कि आप भी अपने घरों से निकलिए, मतदान करिए। और इस बार निर्वाचन आयोग का भी यही कहना है कि पहले मतदान बाद में जलपान, और अब तो मुझे लगता है कि जलपान का समय भी निकल चुका है, तो अब तो मतदान करने के लिए निश्चित तौर पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि पहले 2 घंटे के जो परसेंटेज खासतौर पर राजधानी रायपुर के, छत्तीसगढ़ की राजधानी के सामने आए हैं, वो थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे कम मतदान परसेंट यहां पर है। लेकिन इसके उलट राहुल, अगर मैं आपसे ये शेयर करना चाहूं कि मैं सवेरे 7 बजे मतदान केंद्र में पहुंची थी, मैंने सोचा सवेरे सवेरे मैं सबसे पहले वोट करूं, लेकिन मुझे वहां पर जो नजर आया, जो नजारा कि वहां पर जो सीनियर सिटीजन्स थे उनकी एक लंबी लाइन लगी हुई थी। जब मैं पहुंची 7:05 पर, तब लगभग वहां पर 50 लोग ऑलरेडी खड़े हुए थे। तो ये नजारा राजधानी रायपुर का ही था। तो वो मुझे, मेरी समझ से परे है कि 2 घंटे का जो आंकड़ा सबसे कम आया है, या फिर ये हो सकता है कि इससे भी ज्यादा उत्साह बाकी के क्षेत्रों में नजर आ रहा है। बिल्कुल, वजह साफ है क्योंकि सुबह का वक्त था, जाहिर सी बात है जो उम्रदराज लोग पहुंचे सुबह मतदान केंद्र में। लेकिन ये नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। ये ग्वालियर से लाइव तस्वीरें मेरे दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त वोटिंग करके संदेश दे रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भी जल्द से जल्द मतदान केंद्र में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें एक अच्छी सरकार चुनने के लिए। क्योंकि अगर सरकार से सवाल पूछने हैं और उसे ब्लेम करना है, किसी तरीके के बातें करनी सरकार से, तो सबसे पहले ये साबित करना जरूरी कि आपने वोट दिया है।
क्योंकि आप वोट देंगे तब पूछने के भी अधिकार होंगे कि आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो ग्वालियर से ये तस्वीरें हैं, नरेंद्र सिंह तोमर अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, वोट देने के लिए पहुंचे हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, बताइए, अभी नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हैं ग्वालियर में। चलिए, नासिर से मुझे लगता है कि तो कुछ तकनीकी और नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ओवर टू यू नासिर। आप देखिए, सीधी तस्वीरें देखिए, दिख रही कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर वोट डालने पहुंचे, अपने परिवार के साथ में वोट डालने पहुंचे हुए। उनकी पत्नी उनके साथ में, उनके बेटे उनके साथ में। उनकी कोशिश यही रहती है कि वो सबसे पहले वोट डालने पहुंचे और उसी कड़ी में वो आज ये मुरार का जो पोलिंग बूथ है वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि फोटो अभी के बाद में बारिश सहयोगी नासिर गौरी से बातचीत करें। सब जगह पर्याप्त है, बहुत जगह सारी आईडी हो जाएगी, नहीं दोनों चार चलो। सर देखिए, हमारे साथ में नरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, वोट डाल कर आए हैं आप? एक मिनट, सारी आईडी आ गई आराम से यार, आईडी तो लगाओ। एक मिनट, आराम से आ जाएंगे। अब नीचे ऐसे करो आराम, सब लोग 1 मिनट। चेहरा ही नहीं दिख रहा है यार, कैसे आईडी लगा? आराम से चलिए, आईडी नीचे करो। ये आईडी शुरू करें, बोलिए आप, चलते रहेगा सर। चलिए शुरू करें। माहौल दिख रहा है, हमने मतदान किया है, ये तीसरे फेज का मतदान है। भैया नीचे कर लो आईडी। मध्य प्रदेश और देश में पहले 2 चरणों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और तीसरे चरण के चुनाव में भी मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है। हम मध्य प्रदेश में भी जीतेंगे, देश में भी जीतेंगे और ग्वालियर अंचल की भी सभी सीटें जीतेंगे। आज मतदान संपन्न हो रहा है इस अंचल में। मैं सभी नागरिकों को प्रार्थना करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी आएँ और मतदान करें। जिस तरीके से पिछली बार भी देखने को आया कि भिंड मुरैना में जो गोलियां चलती है, इस बार शांतिपूर्वक मतदान की आशा है। मैं तो आशा करता हूँ कि शांतिपूर्वक ही होगा। भिंड मुरैना को बदनाम ज्यादा किया है। सर वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार कम रहा फर्स्ट और सेकंड पेज में, क्या लगता है इस बार तीसरे पेज में उम्मीद है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? कांग्रेस में हताशा है, इसके कारण भी वोटिंग परसेंटेज पे असर पड़ेगा। क्या आओ भैया, चलो बाहर। देखिए राहुल, बड़ी बात यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कही है कि कांग्रेस में हताशा है इस वक्त वोटिंग, इसलिए वोटिंग परसेंट जो है उसमें कमी देखी जा रही है। बिल्कुल, और जो दावे रहते हैं हमेशा वोटिंग परसेंटेज को लेकर, उसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त भी हमारे सहयोगी नासिर गौरी वहाँ मौजूद हैं, कोशिश लगातार वो कर रहे हैं बिल्कुल बातचीत करने की। और इस बीच हम आपको ये बता दें कि जितने कैमरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, जो दिग्गजों को कवर कर रहे हैं, इसी तरह से IBC 24 का एक स्क्रीन भी है जिसमें आप अपनी तस्वीर भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहा है जहां पर आप अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से इस खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल से बहस हुई है। पोलिंग बूथ के अंदर जाने को लेकर बताया जा रहा है ये हंगामा हुआ है, पुलिस जवानों से पोलिंग बूथ पर इनकी बहस हुई है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस तरह के हंगामे की स्थिति कई बार बनती नजर आ रही है। राहुल, बीजेपी मीडिया प्रभारी है, प्रतिनिधि पहुंचते हैं किसी पार्टी के दल के, तो इस तरह की स्थिति बनती है। और ये तस्वीरें भी देखिए बहस के वक्त की। बिल्कुल, ये तस्वीर है ग्वालियर से जहां पर आशीष अग्रवाल, बीजेपी के आशीष अग्रवाल से यहां पर बहस हुई है। पुलिस जवानों से पोलिंग बूथ पर यह बहस हुई है। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब पार्टी के प्रत्याशी प्रतिनिधि कोई वहां पहुंचता है और ग्वालियर में भाजपा प्रत्याशी, ये आशीष अग्रवाल है जो जब बूथ पहुंचे तो यहां पर विवाद की स्थिति बन गई, बहस शुरू हो गई। और ये तस्वीर है ग्वालियर से जहां पर देख सकते हैं आप, बीजेपी के नेता आशीष अग्रवाल के बीच कुछ विवाद हुआ है।
चलिए ठीक है, तो ये विवाद की स्थिति है। हालांकि IBC 24 इसके साथ ही इस खबर को हम दिखाने के साथ ही आप सभी से अपील भी करते हैं कि जब भी आप वोट करने, पहले तो आप घरों से निकलें और वोट करने जाएं, और उसके बाद मतदान केंद्र में जिस भी तरह के नियम का पालन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, आप उस नियम का पालन जरूर करें, अन्यथा इसी तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनती है। आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं राहुल। बिल्कुल, क्योंकि मेरे अभय जी से मेरा जब सवाल था, उन्होंने 10 साल का हवाला, 10 साल के जो कामकाज को लेकर जो बातें कही थी। यशपाल जी, आपसे रिएक्शन चाहेंगे सर। 10 साल के कामकाज को लेकर जनता एक बार फिर अपना नेता चुनने जा रही है, देश का भविष्य चुनने जा रही है। राहुल जी, रचना जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। IBC 24 के साथ आप पूरे प्रदेश के मतदाताओं को छत्तीसगढ़ और MP के जो चुनाव हो रहे हैं तीसरे चरण के, उनमें आप जागृत करने का और उन्हें मताधिकार का उपयोग करने का आप हवाला लेकर के डिबेट के माध्यम से भी अपील कर, हम सब लगे हुए हैं कि लोकतंत्र प्रजातंत्र की को लेकर के और अधिक से अधिक मतदान होना चाहिए। अभय जी 10 साल मनमोहन जी के भी देखे थे, 10 साल मोदी जी के भी देख रहे हैं, और आज जो चुनाव हो रहे हैं, आज जहां मतदान हो रहा है, तो 2-3 नागरिकों को अनुरोध करना। चलिए वापस आएंगे यशपाल जी, एक बार रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर चर्चा में वापस आते हैं। कांग्रेस आपातकाल लगाने वाली पार्टी है, उसको संविधान की बात करने का कोई अधिकार नहीं। तो आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह जी हैं, वो पत्नी के साथ में आए हुए थे। भाभी जी क्या कहेंगे, वोट डालने आई हैं आप? खास ये दिन है जी, देश के लिए ये वोट डाल रहे हैं, बहुत अच्छा दिन है। और पहले भी हमारे माता बहनों ने बहुत सहयोग किया है, लाडली लक्ष्मी योजना ने, इस बार भी सभी अच्छे वोटों से जिताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र सिंह जी की पत्नी है और वो वोट डाल के आई हुई हैं, और उनके बेटे भी आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस जो बात करती है, संविधान बचाने की बात करती है, तो उसको लेकर उनका साफ यही कहना है कि कांग्रेस हताश और निराश से इस तरह के आरोप लगाती है, लेकिन देश खतरे में नहीं है बल्कि कांग्रेस खतरे में है, इसलिए वो इस तरह की बातें करती है। हमारे साथ में नरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आज का वोट कितना खास ये जो वोट है? मुझे लगता है आज़ाद इतिहास में इतना ज़्यादा उत्साह मुझे लगता है पहली बार हुआ कि आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के हर वोटर के मन में उत्साह है कि वोट डालना है और मोदी जी को फिर से तो नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट डाला, और इसके साथ ही वो अपील भी करते हैं यहाँ पर नजर आए। इसके साथ ही एक बड़ा आरोप भी उन्होंने यहाँ पर लगाया। लेकिन आपको बता दें कि ग्वालियर सीट का मुकाबला भी बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ भरत सिंह कुशवाहा है यहाँ पर से भाजपा के प्रत्याशी, दूसरी तरफ प्रवीण पाठक से उनका मुकाबला है। और ये तस्वीर भी आप देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी ने वोट डाल लिया है और जगियापुरा गांव के पोलिंग बूथ पर उन्होंने मतदान किया है। जगियापुरा गांव वो पहुंचे और यहाँ पर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया। और इस तरह की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप ये भी तस्वीर देख रहे हैं, देखिए दिग्गजों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, आमने सामने की जंग का ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं। और इसके साथ ही राहुल, जो राइट साइड में नजर आ रहे हैं, ये वो आम जनता है जो आज जनादेश दे रही है, और वो भी अपनी तस्वीर जो है वो हमें भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर जो है वो फ्लैश कर रहा है, उस पे आप देखिए तस्वीरें आई। देखिए ताम्रध्वज साहू भी यहाँ पर कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम दिग्गज जो कि आज एक आम मतदाता के रूप में भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं, ये ताम्रध्वज साहू हैं, प्रत्याशी हैं खुद और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो दुर्ग में ताम्रध्वज साहू ने मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूर्व गृह मंत्री और इस वक्त प्रत्याशी भी हैं, एक रोचक मुकाबला हाई प्रोफाइल सीट पर। तो ताम्रध्वज साहू अपने गृह ग्राम पवारा में पहुंचे और यहां पहुंचकर मतदान किया है। अच्छा राहुल, मुझे लगता है कि अब चर्चा पे जरा हमें वापस लौटना चाहिए। और जिस तरह से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बार बार ये चीज कही है। अभय नारायण जी, मैं आपसे सवाल करूंगी, हालांकि उसके बाद फिर यशपाल जी हम आप पर वापस लौटेंगे, लेकिन एक रिएक्शन मैं यहाँ पर जरूर ले लूं अभय नारायण जी से, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जिस तरह से अभी कहा है अभय नारायण जी कि जो वोटिंग पर्सन कम हुआ है, दरअसल कांग्रेस इतनी हताश है कि जिसकी वजह से वोटिंग पर्सन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर जी और पूरे भाजपा के नेता का अपनी पार्टी पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अपनी पार्टी क्या कर रही है, अगर वोटिंग परसेंटेज कम पड़ रहा है तो मोदी जी के नाम तो उत्साह नहीं है। अगर वोटिंग परसेंटेज कम पड़ रहा है तो वर्तमान की केंद्र सरकार के लोगों का उत्साह नहीं है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी का यह कहना है कांग्रेस के लोग हताश है। अगर कांग्रेस के लोग हताश है तो कांग्रेस के लोगों को आप पार्टी में शामिल क्यों कर रहे हैं? आपका अभियान चल रहा है, आपकी पार्टी तो भाजपा कांग्रेस हो गई है। पूरे कांग्रेस के लोग को भाजपा में आप ले रहे हैं। पूरे हमारे यहाँ के जितने दागी, जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको आप माला पहना रहे हैं, गमछा पहना रहे हैं। तो क्या मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को लो? तो मैं टिप्पणी नहीं करता। आज मतदान है, अपन अपील करें, अधिक से अधिक लोगों तक
पहुंचने की बात करें। और ये जो चुनाव है लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान को बचाना है तो मोदी सरकार को हटाना है, इस बारे पे चुनाव हो रहा है। चलिए, बातों में आपने ये भी कह दिया कि मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन साथ ही आरोप भी आपने लगा दिया, एक तंज जरूर कस दिया। यशपाल जी, देखिए रचना जी, मनमोहन सिंह जी का 10 वर्ष का कार्यकाल हमने देखा। जितनी चाबी भरी सोनिया जी ने उतने चले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। आज विश्व के सर्वमान्य नेता मोदी जी हो गए हैं। और अगर आप आज के तीसरे चरण की बात करेंगे तो कांग्रेस का जो परिदृश्य पूरे देश भर में रचना जी आ रहा है, राहुल जी आ रहा है, उसको ऊपर मतदाता देख रहा है। आज तीसरे चरण के मतदान के दौरान अगर हम झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगिरी आलम के तो आलम ही निराले हैं रचना जी। उनके निजी सहायक के नौकर के करोड़ों रुपए दिख रहे हैं, वो भी जनता देख रही, वोट करने जा रही है। दूसरा, राधिका जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक राधिका खेड़ा जी, क्या दोष था? अपनी नानी को राम लला के दर्शन कराने वो गई और अपने घर पर आकर के उसने राम का ध्वजा लगा दिया। कांग्रेस अप्रसन्न हो गई, कांग्रेस नाराज हो गई, उनसे सवाल जवाब करने लगे, उनके चरित्र पर प्रश्न खड़े करने लगे। और रचना जी, राधिका जी जिस प्रकार से आक्रोश में है, वो सब परिदृश्य भी इस तीसरे चरण में देश का मतदाता, छत्तीसगढ़ का मतदाता, मध्य प्रदेश का मतदाता देख रहा है। और देखिए देखिए रचना जी, राहुल जी, ये भी प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि आज जब तीसरा चरण चल रहा है तो देश के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में खरगोन और धार। ठीक है यशपाल जी, ठीक है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है नेटवर्क में। ठीक है यशपाल जी, आपके पास आएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसके पहले वो मंदिर पहुंचे, बकायदा शीश नवाया। देखिए, सभी जो दिग्गज हैं वो खुद भी प्रत्याशी हैं और भगवान के दरबार में पहुंचे। सुबह से तस्वीरें ऐसी आई हैं जहां पर हमने देखा तमाम दिग्गज पहुंचे और यहाँ पहुंचकर पहले भगवान को शीश नवाया और उसके बाद वो वोट देने के लिए पहुंचे। और ये हाई प्रोफाइल सीट दिग्विजय सिंह, ये 3 राजगढ़ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और रोजमल नागर यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं। और बड़ा ही दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला है और इस बार थर्ड फेज में कई दिग्गजों की साख जो है राहुल, वो दाव पर लगी है और उसी में से एक जो है वो राजगढ़ सीट है जहां से दिग्विजय सिंह प्रत्याशी हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पूजा पाठ वो कर रहे हैं, वोट डालने जाने वाले हैं और उसके पहले पूजा का पाठ करते हुए यहाँ पर दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं दिग्विजय सिंह, आप देख सकते हैं मंदिर पहुंचे और यहां पहुंचकर भगवान के सामने शीश नवाया। और जिस तरीके से तमाम दिग्गजों ने सुबह से ही मतदान किया, 6 बजे सुबह से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और तस्वीरें भी हम पहुंचा रहे हैं रचना। जो मतदाता हैं, आम मतदाता भी हैं उनमें और कई दिग्गज मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये तस्वीरें लगातार हम सुबह से पहुंचा रहे हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर इस वक्त लगातार वोटिंग हो रही है और सबसे ज़्यादा फोकस हमारे छत्तीसगढ़ की 7 सीटों और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर है और उसकी तमाम अपडेट हर बूथ पर हमारे जो संवाददाता वो मौजूद हैं, सब से जानकारी हम ले रहे हैं और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपने कांग्रेस का आरोप भी सुना, बीजेपी का आरोप भी सुन रहे हैं, लेकिन अगर बात करें वोटिंग पर्सेंट की, मैं वापस वोटिंग पर्सेंट पर आती हूँ क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त वही है। 11 बजे तक, यानी अब तक 4 घंटे हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है और ऐसे में सभी को पता है कि 12 बजे के बाद कहीं ना कहीं लोग काफी कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर 4 बजे के बाद एक बार 3 बजे या 4 बजे के बाद एक बार फिर से लोग पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं। लेकिन यही वजह है कि यह माना जा रहा था कि सवेरे का जो परसेंटेज आएगा वो पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छा आएगा। तो आपको क्या लगता है ये जो वोटिंग परसेंट आया है, ये किसका फायदा और किसका नुकसान हो रहा है? जबकि कहीं पर सर, ये मेरा भी एक सवाल है कि कहीं पर बदली भी है, कहीं पर धूप बिल्कुल, कम आज है। सवेरे से मौसम अच्छा ही है, इनफैक्ट उसके बाद भी परसेंटेज कम। देखिए, गांव में और शहरी इलाकों में दोनों में अंतर होता है। गांव में लोग सुबह वोटिंग करने जाते हैं, वोट करके काम पे निकल जाते हैं, और शहरों में क्या होता है कि लोग पहले अपना काम करते हैं या फिर अलग अलग कामों में जाते हैं। कोई ऑफिस जाते हैं, कोई प्राइवेट में जाते हैं, सरकारी में छुट्टी होती है। लेकिन कई लोगों का ये होता है कि जो काम करने का तरीका होता है, लेट जाते हैं। तो मेरा मानना है कि वोटिंग परसेंट बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी बहुत सारे प्रचार प्रसार किए, लोगों में भी जागरूकता आ रही है। आप लोग भी कर रहे हैं प्रचार, IBC भी कर रहा है प्रचार और बहुत सारी संस्थाएं भी प्रचार कर रही हैं। निश्चित तौर से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, खासकर युवाओं में उत्साह है। चाहे
कोई भी हो और चुनाव को लेकर उनमें है कि किस तरह से लोग किस तरह से मतदान करें और जाएं, और जब तक मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा तब तक हम बात करते हैं। रवि जी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रवि भोई जी, यशपाल सिसोदिया जी और अभय नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन सीधे रुक करेंगे नवीन सिंह का। शिवपुरी में इस वक्त मौजूद हैं, क्या स्टेटस है इस वक्त नवीन, बताइए मतदान को लेकर। देखिए, बिल्कुल गुना शिवपुरी में लगातार वोटिंग जारी है। हालांकि उस तरीके की वोटिंग नहीं हुई है जितनी उम्मीद की जा रही थी, जितना राजनीतिक दलों ने कोशिशें की थी, चुनाव आयोग ने कोशिशें की थी, लेकिन उस तरीके की वोटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। 20 से 25% के आसपास की वोटिंग है, जो कि बड़ी चिंता का विषय है फिलहाल। चूँकि दावे ये हो रहे थे कि इस बार थर्ड फेज़ में अच्छी खासी वोटिंग होगी, लेकिन मैं बता दूं राहुल कि गर्मी का दौर जारी है और जैसे ही 9 बजे के बाद से सूरज चढ़ा है और उसके बाद से लगातार यहाँ पर गर्मी और पसीने में लोग हलाकान हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हुई हैं, कूलर लगा रखे हैं ताकि जो वोटर्स हैं जो कतार में लगे हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो। और फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, नगर पालिका का ये बूथ है और आप देखिए आधी आबादी कितना बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा ले रही है। जो कतार दिख रही है आपको, सिर्फ इसमें महिलाएं ही दिख रही हैं। तो बड़ी यहाँ पर आप बताइए अपने अगले सांसद से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? अभी भी उनसे ही उम्मीद है और आगे भी उन्हीं से उम्मीद है। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक हूँ मैं, बूथ क्रमांक 37 का अध्यक्ष हूँ, दिलीप अग्रवाल। ठीक है, ये बूथ सिंधिया जी के समर्थक हैं और अभी बात कर रहे थे। हालांकि ये ज़रूर दावा करेंगे कि जीत इन्हीं के नेता की होगी, लेकिन कांटे की टक्कर है और लगातार कोशिशें दोनों ही दलों से हो रही हैं कि उनके प्रत्याशी की जीत हो। चुनाव प्रचार उन्होंने जोरदार तरीके से किया है। चिंता के विषय है क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि 2 चरणों में मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन कई तरह की कवायद यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा रखे गए, उसके बाद भी मतदाता कम संख्या में पहुंचे। बिल्कुल, देखिए बड़े 2 कारण हैं। एक तो गर्मी का सीज़न है और चूंकि गर्मी खूब तेज़ यहाँ इस क्षेत्र में पड़ती है और उसी वजह से वोटिंग उस तरीके से नहीं हो पा रही है। हालांकि तब भी राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि शाम 4 बजे के बाद से जो समय होगा 2 घंटे का, और उस दौरान ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन अभी भी तमाम राजनीतिक दल के लोग और चुनाव आयोग और तमाम जो अफसर हैं वो इस कोशिश में है कि वोटर जो भी हैं घर से निकलें, उनको बताया जाए कि चुनाव आयोग ने बेहतर इंतज़ाम कर रखे हैं, वहाँ पर ना कतारें हैं ना गर्मी है, इस तरीके के तमाम इंतज़ाम कर रखे हैं। इसलिए बार बार ये अपील हो रही है और हम भी ये अपील करते हैं, जो भी वोटर इस वक्त घर में हमें बैठे देख रहा है वो कम से कम अपने घरों से निकले और अपने बिल्कुल हम भी लगातार अपील कर रहे हैं नवीन, और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा और थोड़ा धूप कम होगी, शाम का वक्त आएगा तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, उम्मीद कर सकते हैं। वापस लौटते चर्चा में, इस वक्त लगातार हमारे साथ जो गेस्ट बने हुए हैं, सबसे पहले रवि भोई जी, क्योंकि मोदी की गारंटी की लगातार बात बीजेपी कर रही है और साथ ही इसी मोदी की गारंटी को लेकर तमाम योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जिस पर लगातार लोगों के पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहे हैं, जिसमें जो महिलाओं को जो इन्होंने 1 लाख रुपए महीने साल का देने का वादा किया है, क्या इम्पैक्ट दिखेगा? क्योंकि अमूमन दोनों ही घोषणा पत्र में एक जैसी बातें हैं। देखिए राहुल जी, निश्चित तौर से मोदी गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच गई है और उसके जवाब में कांग्रेस ने भी 5 जो मुद्दे रखे हैं और 25 और भी उन्होंने बातें कही हैं। तो लेकिन कांग्रेस सबसे ज़्यादा कर रही है महिला न्याय योजना, जो महालक्ष्मी योजना, जिसमें 1 लाख प्रति वर्ष देने की बात कर रही है और उसको हाईलाइट कर रही है। निश्चित तौर से जनता को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को बता रहे हैं और मोदी के 10 साल के काम भी बताने के लिए हैं और कांग्रेस 10 साल की आलोचना कर रही है, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, सब उठा रही है। तो इस चुनाव में मोदी का चेहरा बड़ा फैक्टर है, वहीं कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ अपने महिला योजना को हाईलाइट कर रही है। तो इस बार देख रहे हैं कि लोगों में थोड़ा कहीं ना कहीं उत्साह के साथ
उदासीनता जो मतदाताओं को आना चाहिए निकल के, वो कहीं ना कहीं कम अभी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो 4 बजे के बाद होगा, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है, उसमें लोग निकलेंगे और वोट करेंगे। इसमें राहुल जी, मुझे याद आ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जब सेकेंड फेज के वोटिंग के बाद बात की थी, तो अमित शाह जी का एक बयान यहाँ पर सामने आया था। उनका कहना था कि जो 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, जो मतदान हुए हैं, वो पूरे के पूरे बीजेपी के पक्ष में हुए हैं और 100 सीटों से भी ज्यादा बीजेपी लेकर आ रही है। यशपाल जी, एक तरफ 400 पार का नारा, फिर छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट जीतने का दावा, और उसके साथ ही फर्स्ट और सेकेंड फेज के चुनाव के बाद जब हम करते हैं, वोटिंग परसेंट जरूर फिलहाल कम नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे चरण के चुनाव में का यह दावा है कि 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तीसरे चरण के चुनाव मतदान के आधा वक्त जो है वो लगभग बीत चुका है, अभी भी आप यही कहेंगे? रचना जी, जो वोट गिर रहा है वो राष्ट्रहित में गिर रहा है, मोदी जी की गारंटी के साथ गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख है, भारतीय जनता पार्टी के जो इन दिनों हमारे पंचायत के सम्मेलन चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन है जिस प्रकार से हर चुनाव को जिस प्रकार से गंभीरता से लेते हैं, कांग्रेस रचना जी दिख का रही है। किस नेता का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जरा दौरे चल रहे हैं, बताएं तो क्लियर सही। कीजिएगा मुझे लग, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंट गिर रहा है, ये पूरा का पूरा कांग्रेस का वोट शेयर जो गिर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन में गिर रहा है रचना जी। इसलिए कि कल तक जो कांग्रेस के लोग थे भारतीय जनता पार्टी में आज आ गए, वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। मैंने आज सुबह सुरेश पचौरी जी को देखा, भोपाल में मतदान करने के बाद उन्होंने जब अपनी उंगली दिखाई, शाही का निशान दिखाया, तो उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी में चल करके आए, जो निष्ठावान कभी हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा रख करके मतदान केंद्रों पर चल रहे हैं। तो कांग्रेस भले ही मान ले कि वो जा रहे हैं बूथ पर, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। ठीक है अभय जी, जो दावा अमित शाह का, उससे आप कितना वास्ता रखते हैं? और क्योंकि मोदी की गारंटी की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में असर देखा है, लोकसभा चुनाव में दिखेगा? लेकिन मुझे लगता है कि एक रिएक्शन इस बात पर भी दीजिए जो यशपाल जी ने यहाँ पर कहा है। अभय जी, उस पर भी आपका रिएक्शन जरूर चाहेंगे। देखिए, अमित शाह जी का दावा तो अपने षड्यंत्रों पे होता है। वो देख रहे होंगे कि ईवीएम कहाँ सेट होगा, वो देख रहे होंगे कि जो बाकी के चरण बचे हैं उससे पहले कितने कांग्रेस के लोग और आ जाए। ईडी और आईटी को अब चौथे और 5वें चरण की ओर रवाना करने की सोच रहे होंगे। अमित शाह जी राजनीति में रह के भी राजनीति से हटकर काम करते हैं। रह गई बात मोदी गारंटी की, तो मैं तो कह रहा हूँ कि 10 साल का लोग हिसाब मांग रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, जो 14 का नारा था, अब की बार भाजपा सरकार, तो महंगाई कहाँ? 60 रुपया किलो का तेल, 180 रुपया किलो, 65 रुपये का पेट्रोल, 100 रुपया लीटर, खाद के दाम, बीज के दाम, किसानों के उपकरण के दाम, आज महंगाई कहाँ चली गई? इस देश में 42% बेरोजगारी, 2014 में वादा था 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देंगे, 20 करोड़ तो रोजगार मिल जाने चाहिए थे। रोजगार तो छोड़िए, जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारी रक्षा का साधन है, जिसपे हमको गौरव है, वो अग्निवीर सांसद चुनिए 5 साल के लिए, मोदी जी को चुनिए 15वें साल के लिए, और जो हमारा सैनिक चुना जाएगा वो 4 साल के लिए। तो इन मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं, इन मुद्दों को जनता समझ रही है, यही है मोदी गारंटी। ठीक है यशपाल जी, पचौरी जी को देख रहे थे, अरे आज भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि कांग्रेस के वो लोग जो 50 साल रहे, जिसे कांग्रेस ने 4 बार मंत्री बनाया, जो कभी चुनाव नहीं जीत सके थे लेकिन राज्यसभा में बेच के मंत्री बनाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता आता है तो केवल कांग्रेस के नेताओं की बात करता है। चाहे राधिका खेड़ा की, चाहे राधिका खेड़ा की बात करे, ईवीएम की बात छिड़िए, ईवीएम सेट करने की बात छिड़िए था कि अब तो ईवीएम को दोष देना बंद कर दे अभय जी, आप और आपकी पार्टी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, निर्णय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तो स्वीकार करो। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? फिर चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, तब भी आप, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। यशपाल जी, अभय जी, जरा 1 मिनट के लिए मैं आप दोनों से माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी। इस वक्त आपको बता दें कि रायपुर लोकसभा प्रत्याशी, बीजेपी के जो प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल, वो अब मतदान करने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता राजेश राज वहां पर मौजूद है, पूजा पाठ करते हुए ब्रिजमोहन अग्रवाल नजर आ रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। ओवर टू यू राजेश। जी बिल्कुल, देखिए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी वोटिंग करने के लिए निकल गए हैं और घर से निकलने के बाद पूरे परिवार के साथ वो आए हैं। पिताजी हैं, उनकी बहू है, पत्नी है और सभी के साथ वोटिंग करने निकल गए। लेकिन वोटिंग
से पहले वो बुढ़ेश्वर के हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और हनुमान जी का दिन है, और आज उसी को देखते हुए हनुमान मंदिर पहुंच करके उन्होंने पूजा की है, पूजा अर्चना की है, और फिर यहाँ से वो निकलेंगे और जाकर के दुर्गा कॉलेज में उनका मतदान केंद्र होता है, तो दुर्गा कॉलेज पहुंच करके वो वोट डालेंगे। उसके पहले देखिए पवन सुत हनुमान की जय के नारे हैं, और उनके साथ साथ परिवार के तमाम सदस्य हैं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं। और वोट डालने से पहले, आज से पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जब निकल रहे थे तो उसके पहले उन्होंने श्री राम मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन किया था और फिर वहां से रवाना हुए थे। उसके पहले आपको बता देंगे बीजेपी के जो विधायक है पुरेंद्र मिश्रा, वो भी जब वोट डालने निकले तो वोट डालने से पहले उन्होंने जगन्नाथ मंदिर जाकर के दर्शन किया और फिर जाकर के वोट डाला। तो इस तरह के तमाम जो नेता हैं वो वोट डालने से पहले मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाकर के फिर पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद फिर वोट डालते हैं। जी बिल्कुल, सभी दिग्गज पहले मंदिर पहुंचते हैं, भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, उसके बाद वोट के लिए पहुंच रहे हैं। और ये हैं रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी राजेश बता रहे हैं, इसके बाद वो जाएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे दुर्गा कॉलेज, जहां पर उन्होंने अपने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, वहीं पर वो वोट डालने जा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है रायपुर लोकसभा सीट में भी इस बार राहुल, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल देखिए अजय योद्धा है, आज तक कभी हारे नहीं है चुनाव, तो इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और यही वजह कि भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी भी बनाया है। लेकिन इससे साथ ही सबसे बड़ी चुनौती ये कि ये उसी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं जिस लोकसभा में पूरे प्रदेश में सबसे कम मतदान इस वक्त तक दर्ज किया गया है। तो देखना होगा कि वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें क्या वोटिंग परसेंट भी बढ़ता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मगर आप ब्रेक मत लीजिए, और अगर ब्रेक ले रहे हैं तो वो वोट डालने के लिए लीजिए। मैंने अपना मतदान कर लिया है, आप भी मतदान जरूर करिए, आपकी उंगली पर ये नीली स्याही जरूर लगवाइए, और स्याही लगवाने के बाद स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे नंबर पर अपनी सेल्फी जरूर भेजिएगा ताकि हम भी देखें और लोगों को भी IBC 24 के माध्यम से दिखा। तो ये बृजमोहन अग्रवाल जी हैं और वोट करने निकले हैं पूरे परिवार के साथ में, लेकिन उसके पहले पूजा अर्चना की और कहा कि भगवान हनुमान सबका बेड़ा पार लगाते हैं। और ये चलिए, तो तीसरे दौर की होड़ जारी है और यहां तो कई मंत्रियों की, कई दिग्गजों की साख दाव पर लगी है, लेकिन इसके साथ ही हम चाहते हैं कि ये जो होड़ है ये पोलिंग बूथ पर भी नजर आए। एक बार फिर से वापस आने के साथ ही आपसे अपील करते हैं कि अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो मतदान करने अवश्य जाएं। चलिए, बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि छात्र राजनीति से शुरुआत की है, दुर्गा कॉलेज में आज वोट डालेंगे। तमाम विषय हैं, मुद्दे तो हैं, लेकिन हम अब चूंकि स्थानीय तौर पर प्रत्याशियों के चयन की बात करते हैं, उम्मीदवारों की बात करते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को बदला भी है। रवि जी, इनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मुद्दे तो अपनी जगह है, लेकिन प्रत्याशियों के चेहरे कितने मायने रखते हैं और अभी लोकसभा चुनाव में कितने इसका प्रभाव देखेगी? देखिए राहुल जी, जब आपको पता होगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के 11 प्रत्याशी बदल लिए थे और जो सिटिंग उनके सांसद थे उनको भी बदल दिया था। रवि जी, माफ खेद के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनने के बाद फिर वापस आएंगे चर्चा में। करना कि ये भारत की आस्था का सम्मान कर सके, भारत के राष्ट्र नायकों का सम्मान कर सकें, आजादी के आंदोलन में जिन क्रांतिकारियों ने, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रख सके, ये अपने आप में एक, इन लोगों से उम्मीद करना ही अपने आप में बेईमानी है। रामगोपाल यादव का जो बयान है, इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। चलिए, तो वही चर्चा कर रहे हैं हम लगातार के किस तरीके से क्या मुद्दे हो सकते हैं और प्रत्याशी को बदलने, बिल्कुल प्रत्याशी जो को बदलने की जहां बात होती है, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है प्रत्याशी को बदल दिया। रवि जी देखिए, प्रत्याशी बदलने से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जो सांसद, जो सिटिंग प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनका खत्म हो जाता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी बदल दिए थे, नए चेहरे लिए थे जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार होते हुए भी 11 में से 9 सीटें जीती। इस बार भी 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 सांसदों को ही टिकट दिया है, बाकी सब बदल दिए हैं। तो निश्चित तौर से जब प्रत्याशी और नए चेहरे आते हैं तो मतदाताओं को नए रूप में उनको देखने का मौका मिलता है और नई उम्मीदें उनसे जगती है। तो उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होता है, जो आरोप लगते हैं कि काम नहीं हुआ या फिर काम नहीं किया,
वो माइनस हो जाता है। इसलिए राजनीतिक दल प्रत्याशी बदलने या नए चेहरे को उतारने में ज़्यादा महत्व देती है। बिल्कुल अभय जी, आपने भी अपने प्रत्याशियों को बदला है, चाहे हम ताम्रध्वज साहू की बात करें, देवेंद्र यादव की बात करें, यहाँ पर विरोध भी हुआ है। क्या इन चीज़ों का असर या पॉजिटिव वे में आप इसे लेते हैं? जैसे जब चयन किया जाता है और जब चयन समिति बैठती है तो जितने नाम आते हैं उसमें जीत हार बहुत मायने रखती है जी। प्रत्याशी बदलने के पीछे विपक्ष का, तो जब हम विपक्ष में थे तो हमारा तो ये था कि हम कोई ऐसा नया चेहरा दें, कोई हम ऐसा योग्य चेहरा दें कि जिस चेहरे के प्रति भी न्याय गारंटियों के साथ, कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ उस चेहरे के काम का भी प्रभाव पड़े। लेकिन जो शासन में होता है वो अपना प्रत्याशी सिर्फ इसलिए बदलता है कि उसने कोई काम किया नहीं, तो उसके नाम से हम की वोट कैसे मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वही प्रयास था, इस बार तो मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मिल रहा है, तो इन प्रत्याशियों सुनील सोनी के नाम पे वोट मांगेंगे तो क्या मिलेगा। उसी तरह बहुत सारे चेहरे उन्होंने बदले क्योंकि जनता यशपाल जी, ये तमाम गुणा वहां काम आएंगे क्या? मोदी जी को रोकने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि प्रत्याशियों को बदल के क्या, क्योंकि जो दावे हैं, और अब छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है यशपाल जी। कांग्रेस परिवारवाद से, वंशवाद से और अपनों से घिरी पड़ी रहती है, इसलिए ये कभी निर्णय करने की सक्षमता में होते ही नहीं है। ये हमेशा दबाव में रहते हैं और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस प्रस्ताव की ओर चलती चली जा रही है। अगर हम निर्णय करते हैं, हमारी पार्टी निर्णय करती है, तो केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है। और जब एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, आप कल्पना कीजिए कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया। नेहरू, सोनिया जी, इंदिरा जी, राहुल जी, राजीव जी, प्रियंका जी, वाड्रा जी, इनसे बाहर क्यों नहीं निकल पाई कांग्रेस। कांग्रेस में वही होता है जो कांग्रेस के परिवार के सदस्य चाहते हैं, या तो सीनियर रहे हों या उनके इर्द गिर्द रहे हों। भारतीय जनता पार्टी का परिश्रमी कार्यकर्ता, पुरुषार्थी कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, ये सब मिलकर के पार्टी को चुनाव जिताते हैं और इसी रणनीति में हम हमेशा राहुल जी सफल होते हैं। बिल्कुल सफल होते हैं। लेकिन एक और चीज हमने देखी रवि भोई जी, ये तो प्रत्याशियों की बात हुई, लेकिन एक दल बदल का जो दौर हमने देखा, खासतौर पर बीजेपी में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने प्रवेश किया, कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रवेश किया, ये क्या इम्पैक्ट छोड़ता है जनता के बीच? क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्टर हो सकती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुद्दे तो होते ही हैं, लेकिन ये कुछ छवि भी बनाती है राजनीतिक पार्टियों की। देखिए, दल बदल का अपना महत्व है, वो पार्टी स्तर पे होता है, लेकिन आम जनता को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। वही कई जगह तो प्रत्याशी भी, कांग्रेस के प्रत्याशी भी बैठ जा रहे हैं, कोई फंड की कमी से, कोई और किसी कारण से। तो निश्चित तौर से दल बदल से थोड़ा बहुत राजनीतिक क्षेत्र में या फिर इंटेलेक्चुअल में होता है, लेकिन आम मतदाताओं पे उसका असर नहीं होता। आम मतदाता तो मुद्दे और जो सामने प्रत्याशी है, उसके चेहरे, उसके काम, उसका राजनीतिक पकड़, उसमें भविष्य में क्या काम हो सकता है या क्या काम कर सकते हैं, उसको देखते हुए करता है। दल बदल एक समय का होता है, अब जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो जो लोग गए हैं उनको लोग भूल जाएंगे। अभय जी, रवि जी कह रहे हैं कि मतलब कोई नई चीज़ नहीं दल बदल, क्योंकि जनता समझती है, जानती है दल बदल, लेकिन अब चूंकि मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मुद्दे कितने आपको लगते हैं? क्योंकि प्रभावी छत्तीसगढ़ में हमने देखा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिली, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, लोकसभा चुनाव के सामने अब चूंकि अब मतदान हो रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, मुद्दे तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। 2018 के चुनाव में 68 सीटों के साथ हम सरकार में आए। भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों में सिमट गई थी, लेकिन जब 19 में लोकसभा के चुनाव हुए तो देश के मुद्दे काम किए और वो 9 सीट पे आ गए 11 से, और हम 2 सीट पे रह गए। यहाँ तक कि 53-54 सीटों पर उन्होंने बढ़त हासिल कर ली थी सिर्फ 4 महीने के अंतर में। तो मैं तो मानता हूँ कि मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, और 24 में मुद्दे महत्वपूर्ण है। ये जो भारतीय जनता पार्टी हताशा में दल बदल करा रही है, आज जो इंदौर में हुआ, आज जो सूरत में हुआ, आज जो पात्रा की सीट में उड़ीसा में हो रहा है, कि प्रत्याशियों पे दबाव बनाया जा रहा है। सूरत में तो एकदम संविधान का खुला उल्लंघन, निर्वाचन आयोग की चुप्पी, मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी का तो आपने अपहरण किया ही, निर्दलियों को भी आपने वापस करा लिया है, निर्विरोध आप जीत गए। तो जब मोदी की लहर है, आप चुनाव जीत रहे हैं, ये हथकंडे क्यों? इंदौर में अगर आप जीत रहे हैं, मित्रा महाजन जी को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि जनता फोन करके पूछ रही है, जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो ऐसे हथकंडे क्यों? लोग वहां नोटा की तरफ बढ़ रहे हैं,
लोग नोटा को वोट देने के लिए जा रहे हैं, ऐसी धारणा वहां चल रही है। तो जो कुछ भी 2024 के चुनाव में इस तरह ही राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री जी जहां जब मोदी का चेहरा इतना मजबूत है और आपके मुद्दे भी बहुत मजबूत हैं, तो फिर ये जो सवाल उठा रहे हैं अभय जी, ये क्यों ऐसा होता है दल बदल के बाद? क्योंकि सुमित्रा ताई ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, क्योंकि नोटा का प्रभाव क्या वहां दिखेगा, क्या आपको लगता है इंदौर में? अभय जी हमसे सवाल करें, उनका अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन हम अभय जी और अभय जी की पार्टी से पूछना चाहते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्रादेशिक अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम टोली आखिर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को बैकफुट पे आना पड़ा? एक हफ्ते में 5-5 उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। महिलाओं का, इमरती देवी का वो अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रीय क्षितिज पर राधिका खेड़ा जी को जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, जिस प्रकार से अपशब्द आधी आबादी, जैसे भी नवीन जी आपके श्योपुर की लाइन को दिखा रहे थे मतदाताओं की, और आधी आबादी महिलाओं के उत्साह को दिखा रही, क्या आधी आबादी इमरती देवी पर की गई टिप्पणी को नहीं देख रहे होंगे? सुनना होगा उन्होंने। क्या दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा? क्या कमलनाथ जी ने मॉल कहा है या नहीं कहा? टंच माल कौन बोलता है? मॉल कौन बोलता है? आइटम किसने बोला? ये इस प्रकार के अपशब्द और इस प्रकार की कारगुजारियों के कारण से अगर कांग्रेस के लोग छूट करके, टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, अभय जी आपका संगठन कर क्या रहा है? इनको रोक क्यों नहीं पाता है? क्यों फॉर्म विड्रॉ करने? हम तो नहीं गए थे फॉर्म विड्रॉ करवाने के लिए, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। अगर आज बम जी इस बात की बात करते हैं कि मैं कुंठित हो रहा था, सनातन धर्म की रक्षा कांग्रेस नहीं कर पा रही है, राम मंदिर में जाने से रोका जाता है, टोका जाता है, और मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं, तो उनका विचार हमारे पास आया और हमारे दल के नेताओं ने यदि उनका सहयोग कर दिया तो क्या गलती करी? चलिए पुरी की बता दीजिए, पुरी में क्या हुआ? पुरी की कांग्रेस की लीडर आपकी क्या करी है? चुनाव तो लड़वा दिया, लेकिन चुनाव लड़ाने के लिए हमको फंडिंग नहीं दी जा रही है, हमको व्यवस्था नहीं दी जा रही है, मैं कैसे चुनाव लड़ूं? चलिए, आदि प्रश्न है। ठीक है, 4 जून का वक्त ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभय जी बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी। मैं यशपाल जी बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। इंदौर में खुले आम लोगों ने देखा कि 17 साल पुराना एक पारिवारिक झगड़ा, ठीक है, एक जमीन विवाद, अभय जी आपको वक्त नहीं है, लेकिन तमाम मुद्दों के बीच राजनीतिक घटनाक्रम कितने मायने रखते 4 जून को पता चल जाएगा।